आज के मुख्य समाचार। जेल में कैदियों का सुरक्षा कर्मियों पर हमला। ऑरेंज अलर्ट के बीच शिमला समेत प्रदेश भर में झमाझम बारिश। राम मंदिर कथित चंदा चोरी मामले को लेकर चंबा में कांग्रेस का प्रदर्शन। विजिलेंस के समक्ष पेश हुए विधायक सुधीर शर्मा। नाहन में खनन को लेकर समाज सेवी नाथूराम चौहान ने उठाए सवाल। शोगी से 1 किलो 120 ग्राम हेरोइन बरामद। अब समाचार विस्तार से। पूर्व मंत्री एवं धर्मशाला के भाजपा विधायक सुधीर शर्मा मंगलवार को राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो विजिलेंस के धर्मशाला थाना में पेश हुए। विजिलेंस के समक्ष पेश होने से पहले सुधीर शर्मा धर्मशाला पहुंचे और वहां सबसे पहले हनुमान मंदिर में उनके द्वारा शीश नवाया गया। इसके बाद वह विजिलेंस थाना की ओर रवाना हुए। थाना पहुँचने से पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत की और विजिलेंस जाँच को लेकर अपना पक्ष रखा। सुधीर शर्मा ने कहा कि विजिलेंस की ओर से जिन तथ्यों और दस्तावेजों की जानकारी मांगी गई है वह उससे कहीं अधिक तथ्य और दस्तावेज लेकर जांच एजेंसी के समक्ष पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि वह जांच में पूरा सहयोग करेंगे और जो भी जानकारी उनके पास है उसे जांच एजेंसी के समक्ष उपलब्ध करवाया जाएगा। मीडिया से बातचीत के दौरान सुधीर शर्मा ने कहा कि उन्होंने जाँच को लेकर किसी भी तरह का असहयोग नहीं किया है। उन्होंने कहा कि विजिलेंस ने उनसे जिन तथ्यों की मांग की है उससे कहीं अधिक जानकारी और तथ्य लेकर वह पेश होने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि वह कानून और जांच प्रक्रिया का सम्मान करते हैं और जांच एजेंसी के समक्ष अपनी ओर से पूरा सहयोग करेंगे। विधायक ने कहा कि उनके पास जो भी तथ्य है उन्हें विजिलेंस के सामने रखा जाएगा। सुधीर शर्मा के विजिलेंस के समक्ष पेश होने की सूचना के बाद बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता धर्मशाला पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने विधायक के समर्थन में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। सुधीर शर्मा ने कार्यकर्ताओं की इस भीड़ को उनके प्रति प्यार और समर्थन का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का धर्मशाला पहुंचना यह दर्शाता है कि लोगों और कार्यकर्ताओं का उनके प्रति विश्वास और स्नेह कायम है। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता काली पट्टियां लगाकर भी पहुंचे और उन्होंने विधायक के समर्थन में अपनी मौजूदगी भी दर्ज करवाई और कहा कि उन्हें लगातार निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि विधायक ने साथ यह भी कहा कि वह विजिलेंस की जाँच में पूरा सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि जाँच एजेंसी द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध करवाना उनकी जिम्मेदारी है। उसमें जो सवाल उनके हैं तो उसके बारे में सारे हमने डॉक्यूमेंट तैयार करके आज इनको सौंप देंगे और उसके बाद जो विजिलेंस ने करना है वो करेगी। लेकिन उसका सारा हमारे पास रिकॉर्ड है। जो एक इन्होंने पब्लिक में परसेप्शन फैलाया कि भाई इतने पैसे आए, कहाँ से आए, क्या हुआ, तो वो तथ्य इनको भी देंगे और आपके साथ भी आकर के मैं साझा करूंगा। मुख्यमंत्री का कहना है कि ये राजनीतिक केस नहीं है केस, बल्कि तथ्य हैं उनके पास। तथ्य हैं तो वो भी सामने ले आए सर, पूरे प्रदेश की जनता के। और ये उस समय का मामला है जब कांग्रेस की सरकार थी, वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री और मैं मंत्री था। तो क्या वो ये बताना चाहते हैं कि वीरभद्र सिंह के कार्यकाल में क्या वो चोरों की सरकार थी क्या? तो सारे तथ्य हमारे पास हैं। ये आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन अपनी भड़ास निकालने के लिए जब कुछ नहीं मिला है तो सुधीर शर्मा के घर को नापो, ये करो, उसके पूरे कागजात हमारे पास हैं। कोई ऐसा नहीं है जब कोई सरकार से लड़ता है इतना मुखर होकर के तो उसको पता होता है कि इसके अंजाम क्या होंगे। ये उसी का एक हिस्सा है। देखिए, लोगों का प्यार है, उनका लगाव है। सबको पता था कि आज यहाँ आना है तो सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं तो उनको लगता है कि पता नहीं सरकार के ऊपर विश्वास नहीं कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन मैंने इनको भी कहा है कि सब कुछ कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। हम सारी चीजों का जवाब देंगे और आपके साथ भी साझा करेंगे। सुधीर जी, जिस प्रकार आज धर्मशाला को पूरी तरह छावनी में तब्दील कर दी गया, इतना भारी पुलिस बल तैनात है, क्या लगता है सरकार आपसे घबरा रही है? देखिए, वो तो मेरा जो उपचुनाव था उसमें भी मुख्यमंत्री जी ने दाढ़ी की जनसभा में कहा था कि गुंडा है, ये तो लोगों को मार देता है। तो उनके जो आगे तथाकथित जैसे भी नेता हैं वो भी यही कहते हैं। तो लगता है उसी डर से आज पूरी छावनी में तब्दील कर दिया है। सारी पुलिस यहाँ पर आज धर्मशाला के अंदर है। लेकिन चलिए, सरकार है वो कुछ भी कर सकती है। दृष्टिकोण है उसके चलते उन्होंने शायद ऐसा सोचा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा यहाँ पर कोई ऐसी घटना होने वाली है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित लाला लाजपत राय जिला कारागार में रविवार दोपहर उस समय हड़कंप मच गया जब जेल में बंद
कुछ कैदियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच हुई। कहासुनी देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। इस दौरान कैदियों ने जेल सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर दिया। घटना में 11 जेल सुरक्षा कर्मी और 4 कैदी घायल हुए हैं। हादसे के बाद जेल प्रशासन और पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही प्रशासन, थाना, पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया गया। घायलों को तत्काल उपचार के बाद अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर रूप से घायल 4 जेल कर्मचारियों और 1 कैदी को प्राथमिक उपचार के बाद टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। पूरे मामले की जानकारी कांगड़ा के पुलिस अधीक्षक कुलभूषण वर्मा को दी गई। पुलिस ने जेल प्रशासन की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया और घटना के प्रत्येक पहलू की जांच भी की जा रही है। पुलिस के अनुसार रविवार दोपहर धर्मशाला जेल परिसर में कैदियों की नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए चिकित्सकीय टीम पहुंची थी। इसी दौरान किसी बात को लेकर कैदियों और जेल सुरक्षा कर्मियों के बीच कहासुनी हो गई। शुरुआत में मामला केवल बहस तक सीमित रहा, लेकिन कुछ ही समय बाद स्थिति बिगड़ गई। कहासुनी बढ़ने के बाद कैदियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच धक्का मुक्की और मारपीट शुरू हो गई। देखते ही देखते जेल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसी दौरान एक कैदी गुस्से में आ गया और उसने अपना सिर खिड़की पर मार दिया। इसके बाद खिड़की का कांच टूट गया। कांच टूटने के बाद स्थिति और भी गंभीर हो गई। खिड़की का कांच टूटने के बाद संबंधित कैदी ने टूटे हुए शीशे का एक टुकड़ा उठा लिया और उसे अपने गले पर रखकर आत्महत्या करने की धमकी देने लगा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जेल सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोकने और उसके हाथ से शीशा छीनने का प्रयास किया। सुरक्षा कर्मी कैदी को बचाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन इसी दौरान अन्य कैदी भी बीच में आ गए और सुरक्षा कर्मियों से भिड़ गए। इसके बाद विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और कैदियों की ओर से सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर दिया। पुलिस के अनुसार इसी दौरान संबंधित कैदी ने खिड़की के टूटे हुए कांच के टुकड़े से सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर दिया। इस हमले में 4 जेल सुरक्षा कर्मियों को शरीर के अलग अलग हिस्सों में गंभीर चोटें आई है। घायल कर्मचारियों में किसी के पेट, चेहरे, बाजू और शरीर के अन्य हिस्सों पर चोटें बताई जा रही है। हमले के दौरान स्थिति को नियंत्रित करने और कैदियों को रोकने के प्रयास में 7 अन्य जेल कर्मचारियों को भी चोटें आई। कुल मिलाकर घटना में 11 जेल सुरक्षा कर्मी घायल हुए हैं। वहीं झड़प के दौरान 4 कैदियों के भी घायल होने की जानकारी सामने आई है। घटना के बाद जेल प्रशासन ने तत्काल घायल सुरक्षा कर्मियों और कैदियों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाई। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल 4 जेल कर्मचारियों और 1 कैदी को टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। अन्य घायलों को भी चिकित्सकीय परीक्षण तथा उपचार करवाया जा रहा है। विचाराधीन कैदी और जेल वार्डर के बीच में मेडिकल चेकअप को लेकर कुछ कहासुनी और बहसबाजी होती, जो बहसबाजी बाद में एक स्कफल और लड़ाई झगड़े के तौर पर परिवर्तित होगी। इसमें एक कैदी द्वारा खिड़की तोड़कर उस कांच के द्वारा अपने आप को भी कुछ इंजरी इन्फेक्ट किए हैं और एक जेल वार्डर को भी पेट में कांच ठोकने पर उससे गंभीर चोटें आई हैं। इस स्कफल में टोटल 11 जेल वार्डर को चोटें आई हैं, जिसमें 2 गंभीर रूप से घायल हुए थे और उन्हें उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज टांडा रेफर कर दिया गया था। बाकी इस मामले में 4 जो विचाराधीन कैदी थे, उन कैदियों को भी चोटें आई। उन्हें जिला हॉस्पिटल, जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला में मेडिकल उपचार के लिए भेजा गया था। उसमें से एक कैदी को टांडा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया था। इन सभी वार्डर और कैदियों को उपचार के बाद शाम को डिस्चार्ज कर दिया गया था। इस संबंध में सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस थाना धर्मशाला की टीम और जिला कांगड़ा की टीवाटी टीम मौके की स्थिति को भांपते हुए जिला कारागार पहुंची और हमारे अधिकारी ने स्वयं भी वहाँ पर था, तो स्थिति को संभाला और मामले को शांत किया। इससे संबंधित जो भी लड़ाई झगड़ा और इस तरह का स्कफल हुआ, उसमें प्रिजनर एक्ट और BNS की धाराओं के तहत मामला सदर थाना धर्मशाला में दर्ज किया गया है और दोनों तरफ से प्रोसेस तैयार हुई थी। तो सीरियस इंजर्ड कितने लोग हैं? इसमें सीरियसली 2 जेल वार्डर इंजर्ड हुए थे और एक सीरियस इंजर्ड कैदी था। वो टांडा में रात को उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। किस वजह से मोटा ये झगड़ा हुआ? यह मुख्यतः बताया जा रहा है, प्राथमिक पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई है कि मेडिकल चेकअप फार्मासिस्ट के द्वारा मेडिकल चेकअप हो रहा था। उस दौरान एक कैदी जो काफ़ी तैश में आ गया, अपनी बारी को लेकर तैश में आ गया और उसने जेल वार्डर के साथ हाथापाई शुरू कर दी थी।
मौसम में सिरमौर जिले के नाहन क्षेत्र में कथित तौर पर जारी खनन गतिविधियों को लेकर समाज सेवी नाथूराम चौहान ने सवाल उठाए हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि बारिश के दौरान भी क्षेत्र में खनन किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण और स्थानीय लोगों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो रही है। नाथूराम चौहान ने कहा कि मानसून के दौरान नदी नालों और पहाड़ी क्षेत्रों में पहले ही पानी का बहाव तेज रहता है। ऐसे समय में खनन गतिविधियां जारी रहने से जमीन के कटाव, भूस्खलन और जल स्रोतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि बरसात के दौरान होने वाली खनन गतिविधियों की मौके पर जांच की जाए और यदि नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्यवाही भी की जाए। समाज सेवी ने कहा कि बारिश के मौसम में खनन को लेकर प्रशासन को विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। उनका कहना है कि बरसात के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों की मिट्टी कमजोर हो जाती है और नदी नालों में पानी का बहाव बढ़ जाता है। ऐसे में यदि मशीनों के माध्यम से खनन या खुदाई की जाती है तो इसका असर आसपास के प्राकृतिक ढांचे पर पड़ सकता है। नाथूराम चौहान ने कहा कि खनन गतिविधियों का सीधा असर प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ सकता है। विशेषकर बरसात के दौरान नदी नालों के आसपास होने वाली खुदाई से मिट्टी का कटाव बढ़ सकता है, जिससे जल स्रोतों और आसपास के क्षेत्रों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका रहती है। उन्होंने कहा कि विकास और निर्माण कार्य अपनी जगह जरूरी है, लेकिन पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी किसी भी स्थिति में नहीं होनी चाहिए। प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खनन गतिविधियां निर्धारित नियमों और पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप ही हो। जीपीएस के द्वारा ली गई फोटो है जो कि माननीय एनजीटी और माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और चलेगी भी। एक ट्रैक्टर ये दिख रहा होगा और दूसरा ट्रैक्टर नदी के बिल्कुल बीच में इधर से चलते हुए आया है। अब ये देखिए सिरमौर का है, गिरी नदी का, जहां पर कच्ची ढांग, जहां पर पिछले जो मैंने वीडियो बनाई थी कि जहां से ऊपर मंत्री का काफिला गुजरा और नीचे ये हालत था। कच्ची ढांग की स्थिति ऐसे हो चुकी है और कभी भी नीचे चला जाएगा, लेकिन ये लोग अभी भी बीच नदी में, बीच बहाव में। दूसरी तस्वीर ये है, ये आज सुबह की है। नीचे ट्रैक्टर लगे हुए, ऊपर लोगों के घर मकान सब खत्म, उसी जगह की है। गिरी नदी जहां लोग चिल्ला रहे हैं, लोग जहां पर परेशान, जहां पर लोग रो रहे हैं, ये हालत है आज। आपको लोगों के घर टूटे हुए दिखेंगे, लोगों के मकान टूटे हुए इसमें दिखेंगे, लोगों की ईंट मलबा और ये लोगों के जो घर मकान जो टूट रहे हैं। दो तस्वीरें आज की दिखाना बहुत जरूरी थी। अब यहां पर समझ ये नहीं आ रही कि यहां पर आदेश डीसी महोदया के चलते हैं या आदेश एमओ माइनिंग अधिकारी के चलते हैं। सिरमौर माननीय उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी की विधानसभा, उनका घर है यहाँ पर मैंने कहा कि सिरमौर नंबर 1 अभी इसके भ्रष्टाचार के मामले में, खनन के मामले में, अवैध खनन के मामले में, जो कि बरसात के दिनों में भी बंद नहीं हो रहा है। पिछले दिनों डीसी महोदया ने, जैसा कि हमें पता लगा, कि उन्होंने सख्ताई बरती थोड़ी सी अवैध खनन के ऊपर बरसात के दिनों में, तो माइनिंग अधिकारी ने माननीय उद्योग मंत्री जी को शिकायत कर दी डीसी महोदया जी की। करवा चौथ वाले दिन की बात है ये। हमारे पास पूरे एविडेंस होते हैं, एविडेंस मजबूरी है, रखना भी पड़ता है। उसके बाद माननीय उद्योग मंत्री जी ने डीसी महोदया की शाबाशी ना देते, उनकी पीठ ना थपथपाते हुए ये कहा कि जो चल रहा है वो चलने दो। जबकि विधानसभा में माननीय उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान क्या कह चुके हैं, मैं आपको दिखाऊं। विधानसभा में माननीय हर्षवर्धन चौहान जी कह चुके हैं कि अवैध खनन हो रहा है और अधिकारियों की मिली भक्ति से हो रहा है। तो अवैध खनन अधिकारी की मिली भक्ति से हो रहा है कि उद्योग मंत्री की मिली भक्ति से हो रहा है? ये पिछले दिनों का है। इसमें उद्योग मंत्री अवैध खनन से हो रहा नुकसान हर्षवर्धन चौहान जी कह रहे हैं खुद, और विधानसभा में माना भी उन्होंने। नीचे लिखते हैं, ये कहते हैं नीचे, हर्षवर्धन चौहान जी विधानसभा मान चुके कि कुछ विभागों की सेटिंग होती है और उन विभागों की सेटिंग की वजह से अवैध खनन हो रहा है। तो ये जो अधिकारी आते हैं जिनकी सेटिंग होती है, क्या सरकार से के अंडर नहीं आते, क्या सरकार से बाहर होते हैं ये लोग? और उद्योग मंत्री महोदय अगर अधिकारियों की सेटिंग है तो आपकी क्या है? फिर आपकी सेटिंग नहीं क्या? तथाकथित जिसे लोग उद्योग मंत्री की माइंड भी कहते हैं, मैं आपको वो दिखाऊं। अभी संग्राम में कहते हैं कोई कि उद्योग मंत्री जी की माइंड भी है, वहां की मैं कुछ आपको वीडियोस दिखाऊं, फुटेज दिखाऊं अभी, जो लगातार वहां पर जेलेटिन चल रहा है, लगातार वहां पर ब्लास्टिंग हो रही, लगातार कंटिन्यू। मैं आपको उसकी वीडियोस की फुटेज आपको अभी दूंगा।
एक भी दिन ना भूतमढ़ी में, जहां तथाकथित मंत्री जी की माइन है, और ना भूतमढ़ी के आसपास संगड़ा में एक भी दिन अवैध खनन अवैध माइनिंग नहीं रुकी है। आप सब लोग देखते भी हो, रोज एक वीडियो आती है कि आज फलाना दब गया, आज फलाना ढिमकाना दब गया, आज ये गाड़ी दब गया, आज वो गाड़ी दब गई। ये लोग है, ये वहां पर जो लोग रोज चिल्ला रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि ये माइन की वजह से नुकसान हो रहा है, माननीय मंत्री जी की तथाकथित माइन है। मैं नहीं कह रहा उद्योग मंत्री जी के नाम है, लेकिन सेटिंग तो होगी ना। अब सेटिंग अगर अधिकारी की नहीं है तो मंत्री जी के कहां से सेटिंग है? सारा आप देख रहे हैं, जहां पर रोज गाड़ी दबी होती है, रोज मलबे में गाड़ी दबी है, कभी मोटरसाइकिल दबी है, कभी कोई। ये संगड़ा की बात है। संगड़ा की बात करें, भूतमढ़ी की बात करें, सिरमौर की बात करें, गिरी की बात करें, यमुना की बात करें, बाता नदी की बात करें, जितनी भी नदियां हैं, जो भी मायने हैं, बनौर की तरफ माइन है, चाहे बांगर धार वाली माइन की बात करें, चाहे भूतमढ़ी माइन की बात करें, लगातार सभी जगह अवैध खनन अवैध माइनिंग बदस्तूर जारी है। और इतनी भयंकर तरीके से जा रही है कि आजकल बरसात में भी जेलेटिन के धमाके, ब्लास्टिंग के धमाके, लगातार मलबा जो मंग आता है उसको नीचे डालते हुए, नदियों में डालते हुए, जिससे कि पानी के स्रोत भी बंद हो चुके हैं। हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय एनजीटी की सिवा जाने से। अब उसी में वहीं पर जवाब देंगे। मैंने पिछले दिनों यहीं पर प्रेस वार्ता की थी, सैया भयो कोतवाल तो डर काहे का, सैया भयो उद्योग मंत्री तो डर काहे का। सिरमौर में जितना अवैध खनन हो रहा है, मैंने अभी पिछले दिनों पूरे हिमाचल का भ्रमण किया था, उतना कहीं पर भी नहीं हो रहा है। कोई नाला, कोई खड्ड, कोई जगह ऐसी नहीं जहां पर अवैध खनन अवैध माइनिंग नहीं हो रही हो। अब यहां पर आदेश किसके माने जाते हैं? पिछले दिनों आप सबको पता है कि पिछले महीने डीसी महोदय ने आदेश पारित किए थे कि किसी जगह अवैध खनन नहीं होगा, लेकिन मैंने आपको दिखाया है, आज सुबह की वीडियो, आज सुबह की फोटो है, बीच नदी के अंदर जाके अवैध खनन अवैध माइनिंग हो रहा है। हमने तब भी कहा था कि किस जान के वो भी खिलवाड़े, दूसरी की जान भी जा सकती है। पर मुझे ये नहीं लगता कि डीसी महोदय के आदेशों को किस कचरे के डब्बे में इन बाकी माइनिंग, फॉरेस्ट और बाकी लोगों ने डाले होंगे। क्या डीसी महोदय ने आदेश पारित नहीं किए होंगे? आदेश तो पारित किए थे, आप सब लोगों ने देखा सुना भी था। ना केवल डीसी महोदय का आदेश है, बल्कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के भी आदेश है, वो राष्ट्रीय हरित अभिकरण के भी आदेश है, और सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश है कि बरसात के दिनों में किसी तरह का माइनिंग नहीं हो सकता। बहुत सारी वीडियो है, बहुत सारी फुटेज है, रोज की फुटेज है, सारी माइनों की, सारे खाड़ों जितने खड़े, सारी नदियों की, क्योंकि रोज के हमारे लोग कहीं ना कहीं रहते हैं। एक भी दिन, एक भी मिनट, एक भी घंटा अवैध खनन बंद नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। जिसका जीता जाता उदाहरण ये सारी वीडियो, ये सारी फुटेज है। अयोध्या स्थित राम मंदिर में कथित चंदा चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी चंबा ने विरोध प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत भरमौरी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की मांग उठाई। रैली के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले की पारदर्शी और निष्पक्ष जांच करवाई जानी चाहिए ताकि सच्चाई जनता के सामने आ सके। विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या मौजूद रही। रैली के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत भरमौरी ने कहा कि धार्मिक आस्था से जुड़े किसी भी मामले में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होना आवश्यक रहता है। उन्होंने कहा कि यदि चंदे और दान राशि के प्रबंधन को लेकर किसी प्रकार के आरोप सामने आए हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। भरमौरी ने कहा कि कांग्रेस का उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता और धार्मिक आस्था से जुड़े मुद्दों पर लगातार आवाज उठाती रहेगी तथा मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही होने पर अपना विरोध जारी रखेगी। आज श्री राम मंदिर जी जो आस्था के प्रतीक है, हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जितने भी अग्रणी संगठन थे, चाहे आरएसएस, चाहे हिंदू महासभा, जितने भी अग्रणी संगठन थे, वर्ष 2014 में जिन्होंने राम भगवान के बड़े बड़े फोटो छाप करके और बड़े बड़े मंचों पर गुणगान करके सत्ता में आने का काम किया था और कांग्रेस पार्टी को एक सनातन विरोधी पार्टी करार करने की कोशिश की गई थी। हम गर्व से कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म को मानने वाली पार्टी है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने केवल श्री राम जी का नाम जो है वो राजनीति के लिए घसीटा। और आप जानते हैं तथाकथित अभी जो हुआ, पूरे हिंदुस्तान की जनता जानती है, गांव की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भव्य राम मंदिर बना था, वहां पर उनके जो ट्रस्टी हैं भाजपा से जुड़े हुए हैं, संघ से जुड़े हुए हैं, और मोदी और शाह की सरकार में वो ट्रस्टी बने हैं। उन्होंने चंदा को चपत लगाई। एक कोई चंपत राय जी है, उनका काम वहां पर चपत लगाने का ही रहा है। हम यही कहना चाहते हैं उन अंधभक्तों से कि जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को, नेताओं को सनातन विरोधी कहा करते थे, आज भगवान राम जी भी देख रहे होंगे कि उनके चंदे को ही भारतीय जनता पार्टी ने चोर लिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये चोरी आज की नहीं, विधानसभा में, लोकसभा में इन्होंने विधायकों और सांसदों को चोरने का काम किया। उसके बाद जब युवा अपनी पढ़ाई और तैयारी कर रहा था, इन्होंने पेपर चोरी का काम किया। पेपर चोरी करने के बाद अब यहाँ तक पहुँच गए कि भगवान प्रभु श्री राम जी को इन्होंने नहीं बख्शा। तो आप प्रेस बंधुओं के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का है गोरख धंधा, राम नाम का खा गए चंदा। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आस्था का प्रतीक श्री प्रभु भगवान जी, राम भगवान जी हैं, और आस्था के साथ कहीं भी अन्याय होने लगेगा तो ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा, हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। माननीय श्री राहुल गांधी जी के आदेशानुसार, श्री खड़गे जी के आदेशानुसार और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री विनय कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के आदेशानुसार जिस तरह से उन्होंने श्री राम मंदिर में जाकर के बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया था, आने वाले दिनों में ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस पार्टी भी, भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े हुए जो नेता है, जो केवल और केवल धर्म और भगवान का नाम राजनीति के लिए करते हैं, उनके बुद्धि शुद्धि यज्ञ के लिए हम यज्ञ भी करेंगे। और आने वाले दिनों में ये जो चंदा चोरी प्रकरण है, इसको उजागर करने के लिए, देश की जनता के सामने लाने के लिए हम हर विधानसभा स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर इस कार्यक्रम को लेकर के जाएंगे, ये कहना चाहते हैं। सुरजीत जी, एसआईटी की जांच में अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी सरकार में किसी भी प्रकार का घोटाला हो, चाहे नीट की नीलामी हुई थी, नीट के पेपर चोरी हुए थे, एसआईटी का गठन किया गया, एसआईटी में कुछ भी नहीं आएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये इसलिए नहीं आएगा क्योंकि चोर जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं और नेता हैं। ठीक उसी तरह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि एसआईटी का गठन किया गया जो चंदा चोरी प्रकरण हुआ। लेकिन मैं ये भी पूछना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय गृह मंत्री जी से, आप ये बताइए कि अयोध्या में राम मंदिर जी का जो मंदिर है, उसका जो ट्रस्ट बना है, उसके ट्रस्टियों को किसने अपॉइंट किया? केंद्र में बैठी मोदी शाह की सरकार ने ये अपॉइंट किया। और मैं ये कहता हूँ कि ये धंधा आज से नहीं है, पिछले 40-50 वर्षों से है। हम छात्र राजनीति में होते तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो सिंपल कार्यकर्ता होते थे, वो भी राम मंदिर के नाम पर चंदा काटते, पर्ची काटते, हम लोगों ने भी कटवाई है। लेकिन आज दुख होता है कि उस चंदे का दुरुपयोग हो करके ये चोरी के काम में उस चंदे को। हिमाचल प्रदेश में मानसून का असर लगातार बना हुआ है। मौसम विभाग की ओर से जारी ऑरेंज अलर्ट के बीच मंगलवार को शिमला सहित प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश दर्ज की गई। लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है और जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं सामने आने से सड़क यातायात भी बाधित हुआ है। मंगलवार सुबह 10 बजे तक प्रदेश में बारिश और भूस्खलन के कारण कुल 105 सड़कें यातायात के लिए बंद रही है। इसके अलावा 36 बिजली ट्रांसफार्मर और 15 जल आपूर्ति योजनाएं भी प्रभावित चल रही है। बारिश के कारण सबसे अधिक सड़कें कुल्लू और मंडी जिलों में प्रभावित हुई है। कई स्थानों पर भूस्खलन के चलते सड़क मार्ग अवरुद्ध हुए हैं, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन और संबंधित विभागों की टीमें प्रभावित मार्गों को बहाल करने में जुटी हुई है। लगातार बारिश के कारण कई क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है और लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह भी दी जा रही है। प्रदेश में इस मानसून सीजन के दौरान आपदा ने भारी तबाही मचाई है। 30 जून से 17 अगस्त तक राज्य में बारिश, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण 196 लोगों की मौत हो चुकी है। इस अवधि में 299 लोग घायल हुए हैं। लगातार बारिश के कारण कई परिवारों को अपने आशियाने गंवाने पड़े और बड़ी संख्या में मकानों को नुकसान पहुंचा है। आंकड़ों के अनुसार मानसून के दौरान प्रदेश में 32 पक्के और 53 कच्चे मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं 312 कच्चे पक्के मकानों को आंशिक नुकसान भी पहुंचा है। बारिश और प्राकृतिक आपदाओं का
असर व्यापारिक गतिविधियों पर भी पड़ रहा है। इस दौरान 14 दुकानों को नुकसान पहुंचा है, जबकि 270 गौशालाएं भी प्रभावित हुई है। मानसून की आपदा से इंसानों के साथ साथ पशुधन को भी भारी नुकसान पहुंचा है। 30 जून से 17 अगस्त के बीच प्रदेश में 425 पालतू पशु पक्षियों की मौत भी दर्ज की गई। कई ग्रामीण क्षेत्रों में गौशालाओं के क्षतिग्रस्त होने और पशुधन के प्रभावित होने से लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रदेश में इस मानसून सीजन में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बारिश का दौर जारी रहने के कारण आने वाले दिनों में नुकसान का आंकड़ा और बढ़ने की आशंका भी बनी हुई है। लगातार बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। संवेदनशील इलाकों में प्रशासन की ओर से निगरानी भी रखी जा रही है। सड़कें बंद होने से कई क्षेत्रों में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि बिजली और पेयजल सेवाएं प्रभावित होने से दिक्कतें भी बढ़ रही है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के कई हिस्सों में 24 अगस्त तक हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मंगलवार को भी कई जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में आगामी दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और भूस्खलन की स्थिति बनी रह सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से मौसम की स्थिति को देखते हुए सतर्क रहने की अपील की है। विशेष रूप से भूस्खलन संभावित क्षेत्रों, नदी नालों और पहाड़ी सड़कों के आसपास अनावश्यक जोखिम न लेने की सलाह भी दी गई है। प्रशासन की ओर से लोगों से स्थानीय परिस्थितियों और मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने को भी कहा गया है। प्रदेश में मानसून के लगातार सक्रिय रहने से जहां प्राकृतिक जल स्रोतों और नदियों का जलस्तर प्रभावित हो रहा है, वहीं सड़क, बिजली, पेयजल और आवासीय ढांचे को भी लगातार नुकसान पहुंच रहा है। आने वाले दिनों में बारिश की स्थिति पर प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग की नजर बनी हुई है। नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शिमला पुलिस ने सप्लाई नेटवर्क पर बड़ी कार्यवाही की है। पुलिस ने सप्लाई चेन के बैकवर्ड लिंकेज को खंगालते हुए 2 महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय सप्लायरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस कार्यवाही से साफ है कि अब जांच केवल नशे की बरामदगी और स्थानीय तस्करों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है। पुलिस के अनुसार 3 अगस्त 2026 को जिला शिमला की स्पेशल सेल ने शोगी के समीप कार्यवाही करते हुए विजय कुमार को 1 किलो 120 ग्राम हाई ग्रेड हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था। मामले की जांच और आरोपी से पूछताछ के दौरान पुलिस को नशे की खेप के स्रोत के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिली। जांच में सामने आया कि कथित तौर पर यह खेप पंजाब के तरन तारण निवासी 21 वर्षीय शुभकरमन सिंह उर्फ सुल्तान ने विजय कुमार को उपलब्ध करवाई थी। पुलिस के अनुसार दोनों के बीच संपर्क के लिए सिंगल ऐप का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस का दावा है कि शुभकरमन सिंह ने विजय कुमार को 1.120 किलोग्राम हेरोइन की खेप उपलब्ध करवाई थी, जिसे विजय कुमार शिमला लेकर आया था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि बरामद की गई हेरोइन की खेप को कथित तौर पर कई हिस्सों में बांटकर आगे सप्लाई किया जाना था। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए सप्लाई चेन के पीछे मौजूद लोगों की पहचान शुरू की। बैकवर्ड लिंकेज के जांच के बाद शिमला पुलिस की टीम ने पंजाब के तरन तारण में विशेष अभियान चलाया और शुभकरमन सिंह उर्फ सुल्तान को गिरफ्तार किया। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ के आधार पर उसके अन्य संपर्कों और नशे की सप्लाई से जुड़े नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है। पुलिस का कहना है कि इस कार्यवाही का उद्देश्य नशे की सप्लाई के स्रोत तक पहुंचना और नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की पहचान करना है। शिमला पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्यवाही करते हुए कोटखाई में दर्ज एक अन्य मामले की भी सप्लाई नेटवर्क की महत्वपूर्ण कड़ी को सुलझा दिया है। पुलिस के अनुसार इस मामले में राहुल शर्मा, रक्षित चौहान और लवली शर्मा के कब्जे से 64 ग्राम हेरोइन चिट्टा बरामद किया है। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों के बैकवर्ड लिंकेज को भी खंगाला है। जांच आगे बढ़ने पर पुलिस ने कथित सप्लाई नेटवर्क से जुड़े अमित महावे को चंडीगढ़ से भी गिरफ्तार कर लिया है। बैकवर्ड लिंकेजेस को सफलतापूर्वक वर्कआउट करते हुए 2 मुख्य सप्लायर्स को बाहरी राज्यों से गिरफ्तार किया गया। पहला मामला 3 अगस्त 2026 को स्पेशल सेल जिला शिमला की टीम द्वारा शोगी के निकट 1 किलो 120 ग्राम हाई ग्रेड हेरोइन की बरामदगी से संबंधित है। इस मामले में आरोपी विजय कुमार निवासी नारायणगढ़ हरियाणा को गिरफ्तार किया गया था। विजय कुमार से जुड़े हुए बैकवर्ड लिंकेज को सफलतापूर्वक वर्कआउट करते हुए इस मामले में मुख्य अंतर्राज्यीय सप्लायर को गिरफ्तार किया गया है। मामले की जांच में सामने आया कि आरोपी विजय कुमार से पूछताछ तथा तकनीकी एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर पता चला कि बरामद हेरोइन की खेप उसने शुभकरमन सिंह उर्फ सुल्तान पुत्र निर्मल सिंह निवासी तरन तारण पंजाब द्वारा उपलब्ध करवाई गई थी।
जांच में सामने आया कि विजय कुमार और शुभकर्मन सिंह उर्फ सुल्तान के बीच में सिग्नल ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा था ताकि उनकी गतिविधियां जांच एजेंसियों की नजर से बची रह सके। शुभकर्मन सिंह उर्फ सुल्तान ने ही विजय कुमार को 1 किलो 120 ग्राम हेरोइन की उक्त खेप उपलब्ध करवाई थी। इसके बाद ही विजय कुमार यह खेप लेकर शिमला आया था। यहां उसे कई हिस्सों में बांटकर अन्य सप्लायरों को दिया जाना था। स्पेशल सेल की टीम द्वारा समय पर कार्रवाई करते हुए विजय कुमार को शोगी के निकट ही भारी मात्रा में हेरोइन के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद पुलिस टीम ने बैकवर्ड लिंकेजेस पर कार्रवाई करते हुए इस खेप के मुख्य सप्लायर शुभकर्मन सिंह उर्फ सुल्तान को जिला तरन तारण में एक विशेष ऑपरेशन चलाकर गिरफ्तार किया गया है। शुभकर्मन सिंह की गिरफ्तारी इस अंतर्राज्यीय नशा तस्करी नेटवर्क की मुख्य सप्लाई कड़ी का खुलासा हुआ है। पुलिस अब आरोपी के अन्य संपर्कों, सप्लाई नेटवर्क तथा नशे की खेप के स्रोत के संबंध में आगे की जांच कर रही है। दूसरा मामला पुलिस थाना कोटखई में दर्ज एक अभियोग से संबंधित है, जिसमें दिनांक 3 जुलाई 2026 को पुलिस थाना कोटखई की टीम द्वारा 3 आरोपियों राहुल शर्मा, रक्षित चौहान एवं लवली शर्मा के कब्जे से 64 ग्राम चिट्टा बरामद किया था। इस मामले में बैकवर्ड लिंकेजेस को खंगालते हुए अमित महावे को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया था। आगे की जांच में पुलिस ने सप्लाई नेटवर्क की तीसरी कड़ी को भी चिन्हित किया। जांच में सामने आया कि कोमलप्रीत सिंह उर्फ लाड़ी पुत्र लखबीर सिंह निवासी मोगा पंजाब अमित महावे के नियमित संपर्क में था तथा उसे हीरोइन की सप्लाई करता था। अमित महावे द्वारा आगे यह हीरोइन हिमाचल प्रदेश में लाकर अपने संपर्कों के माध्यम से सप्लाई की जा रही थी। बैकवर्ड लिंकेजेस की जांच में यह खुलासा हुआ कि दिनांक 8 अगस्त 2026 को कोमलप्रीत सिंह उर्फ लाडी को जलंधर से गिरफ्तार किया गया। उसकी गिरफ्तारी से मामले में हीरोइन की सप्लाई चेन की एक महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय कड़ी का खुलासा हुआ है। इस प्रकार शिमला पुलिस ने मामले में केवल बरामदगी तथा स्थानीय आरोपियों की गिरफ्तारी तक सीमित न रहते हुए बैकवर्ड लिंकेजेस के ऊपर कार्रवाई करते हुए मामले के तीसरी कड़ी तक पहुंचकर मुख्य अंतर्राज्यीय सप्लायर को भी गिरफ्तार करना सुनिश्चित किया है। पुलिस द्वारा आरोपी से पूछताछ जारी है तथा उसके अन्य संपर्कों तथा सप्लाई नेटवर्क से जुड़े हुए अन्य व्यक्तियों की भी पहचान की जा रही है। पुलिस का फोकस अब केवल नशे की खेप पकड़ने तथा उनके आरोपियों की गिरफ्तारी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे सप्लाई नेटवर्क की आर्थिक एवं आपराधिक रीढ़ को चिन्हित कर उसे पूरी तरह ध्वस्त करने पर है। वर्ष 2026 में अब तक शिमला पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत 216 मामले दर्ज कर 448 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बैकवर्ड लिंकेजेस के माध्यम से 66 मुख्य सप्लायर्स की भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, जिससे 50 प्रमुख अंतर्राज्यीय नशा तस्करी नेटवर्क्स को ध्वस्त किया गया है। इसके मुकाबले वर्ष 2025 में केवल 7 सप्लायर्स तथा वर्ष 2026 में केवल 12 सप्लायर्स ही गिरफ्तार किए गए थे। वर्ष 2026 में अब तक कुल 4 किलो 400 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है, जबकि वर्ष 2025 में 1 किलो 300 ग्राम तथा वर्ष 2024 में 1 किलो 800 ग्राम के करीब चिट्टा बरामद हुआ था। इसके अतिरिक्त नशा तस्करों की आर्थिक गतिविधियों पर भी प्रहार करते हुए 2026 में वित्तीय जांच के माध्यम से 6 करोड़ 38 लाख की अवैध संपत्ति भी जब्त की जा चुकी है, जबकि वर्ष 2025 और वर्ष 2024 में इस श्रेणी में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी। इसी प्रकार पिट एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत निवारक कार्रवाई करते हुए 40 आदतन नशा तस्करों को भी डिटेन किया गया है, जबकि वर्ष 2025 में केवल 3 आदतन तस्कर डिटेन हुए थे और 2024 में कोई भी निवारक कार्रवाई नहीं की गई थी। ये आंकड़े जिला शिमला की बदली हुई रणनीति को दर्शाते हैं, जिसके अंतर्गत केवल चिट्टे को पकड़ने, गिरफ्तारियां करने से आगे बढ़कर मुख्य सप्लायर्स तक पहुंचना, बैकवर्ड लिंकेजेस पर कार्रवाई करना, जो भी अंतर्राज्यीय नेटवर्क हैं उनको पूरी तरीके से ध्वस्त करना, आर्थिक रीढ़ पर भी प्रहार करना तथा पिट एनडीपीएस एक्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना ये शामिल है।